अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया है और उनकी जगह अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप के जुनैद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पार्टी के रहनुमा ये दावे करते रहे कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त वो वाहिद रहनुमा हैं जिनके हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ राब्ते हैं और तवक्को की जा रही थी कि वो बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इमरान खान की रिहाई में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मगर फिर पीटीआई का धरना नाकाम हो गया और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो गई और फिर अचानक पीटीआई के अंदर ही ये ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई और अली अमीन गंडापुर को पार्टी सदारत से हटा दिया गया। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी वजारत आला भी खतरे में है। इसके अलावा पार्टी में बहुत सी अहम तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अली अमीन गंडापुर को पार्टी सदारत से हटाने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में उनके मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा आतिफ खान, शाह फरमान और जुनैद अकबर की हफ्ते के रोज़ इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात अहम थी। पेशावर के नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबोही की खबर के मुताबिक इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन और पार्टी मामलात पर तहकीकात का टास्क जुनैद अकबर और आतिफ खान को दे दिया है, जबकि इस हवाले से साबिक गवर्नर शाह फरमान को भी खोज लगाने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने बाद सूबाई वज़रा के करप्शन में मुलविस होने और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में पूछा। आतिफ खान ने जियो न्यूज़ को बताया कि इमरान खान ने सूबाई सदारत पर हमसे मुशावरत की थी, हुकूमती कारकर्दगी और सूबाई वज़रा पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात का भी पूछा था। इस पर हमने जवाब दिया कि सुना तो हमने भी है, लेकिन कन्फर्म करके बताएंगे। मैं इमरान खान के बुलाने पर मुलाकात के लिए गया। गुज़िश्ता 4 माह में मेरी उनसे एक भी मुलाकात नहीं हुई थी। इमरान खान ने पूछा कि आप आते क्यों नहीं हो, अब भी बुलाने पर आए हो, तो मैंने जवाब दिया कि बस अपनों की मेहरबानियां थीं जो मिलने नहीं देते थे। इसके अलावा जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली ने ज़राए से खबर दी है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ माजी में मुतहर्रिक ग्रुप ने इमरान खान को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुबैना शिकायत लगाई। शिकायत लगाने वालों में आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर और खैबर पख्तूनख्वा की साबिक स्पेशल असिस्टेंट और बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफ़ज़ई शामिल थीं, जबकि काजी अनवर एडवोकेट और दीगर वकला भी मुबैना शिकायत लगाने वालों में शामिल थे। जबकि पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पीटीआई में कोई धड़ेबंदी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी सदारत से हटाने पर बानी पीटीआई का फैसला कबूल किया है। अली अमीन गंडापुर ने जुनैद अकबर को पार्टी सदारत मिलने पर मुबारकबाद भी दी है। अली अमीन गंडापुर पर 2 ओहदों का बोझ था, वो बहैसियत वज़ीर आला सूबे और पार्टी की खिदमत जारी रखेंगे। इसके अलावा इंसाफ लॉयर्स फोरम के सूबाई सदर काजी अनवर ने जियो न्यूज़ को बताया कि हमने बानी पीटीआई को सिर्फ इतना कहा था कि एहतसाब का कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। मेरे कहने पर एहतसाब कमेटी कायम की गई थी। इमरान खान को वज़ीर आला के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। जुनैद अकबर को इमरान खान ने सूबाई सदर मुकर्रर किया है। मैं नहीं जानता कि अली अमीन गंडापुर से सूबाई सदारत लेकर जुनैद अकबर को क्यों दी गई है। पेशावर में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को पार्टी ओहदे से हटाए जाने से पहले आतिफ खान की रिहाइश गाह पर इजलास हुआ था, जिसमें जुनैद अकबर, अरबाब शेर अली, साबिक सूबाई वज़ीर शकील अहमद, MNA सलीम रहमान, सिबकतुल्लाह और MNA डॉक्टर अमजद शरीक थे। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी उमूर पर बहस की गई थी। इजलास में पार्टी को मुस्तहकम बनाने समेत मुख्तलिफ उमूर पर भी बात हुई थी। ये सारे वो रहनुमा हैं जो उस वक्त अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हुए थे जब गुज़िश्ता साल अगस्त में उन्होंने शकील अहमद को वज़ारत से हटा दिया था। उस वक्त जुनैद अकबर, अरबाब शेर अली और आतिफ खान ने शकील अहमद के हक़ में बयान दिया था। उस दौरान जुनैद अकबर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ट्वीट किया था, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने जुनैद अकबर को अरकान कौमी असम्बली के लिए वज़ीर आला के फोकल पर्सन की पोजीशन से हटा दिया था। और फिर अक्टूबर में इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान अली अमीन गंडापुर की पुरस्रार गुमशुदगी और फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अचानक नबूदार होने पर जुनैद अकबर ने तनकीद की थी और कहा था कि क्या वर्कर्स इस ड्रामे के लिए जेल में है। जबकि जुनैद अकबर 24 नवंबर के एहतजाज के लिए वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद होने वाले इजलास में भी शरीक नहीं हुए थे। सिर्फ यही नहीं, शकील अहमद की हिमायत में बयान देने पर अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान से सदर पीटीआई पेशावर रीजन का ओहदा ले लिया था, जबकि अरबाब शेर अली को सदर पीटीआई जिला पेशावर के ओहदे से हटा दिया था। जबकि एहतजाजी मुजाहिरों में नाकामी के बाद जुनैद अकबर बिलवास्ता तौर पर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद कर चुके थे। जबकि इस दौरान आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए असद कैसर और शेराम तरक्की ने भी किरदार अदा किया था और उनके कहने पर अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान से रब्ता भी किया था, मगर इख्तलाफात बरकरार रहे। और अब सूबाई सदर की तब्दीली के बाद पार्टी में मजीद तब्दीलियां मुतवक्के हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने पीटीआई के ज़राए से खबर दी है कि पीटीआई में तंजीमी तब्दीलियों का फैसला सूबाई सदारत में तब्दीली के बाद किया गया। पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी की भी तब्दीली का इम्कान है, जिसके बाद आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी, जबकि पीटीआई की ज़िलाई तंजीमों में भी तब्दीलियां की जाएंगी। और फिर आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में इमरान खान से एक तवील मुलाकात की है। एक तरफ पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें सामने हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात भी खात्मे के करीब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की तारीख दी थी, लेकिन
चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने आज दोबारा दोहराया है कि हुकूमत ने 7 दिनों में जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया, इसलिए हम कल स्पीकर के बुलाए गए इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जबकि हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इस हवाले से कहा कि कल पीटीआई अगर मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर साहब इस कमेटी को तहलील कर देंगे। जब ये अमल खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी कमेटी भी तहलील हो जाएगी। अगर मुज़ाकरात जारी नहीं रहने हैं तो फिर मुज़ाकराती कमेटी क्या काम करेगी? इसके बाद पीटीआई वाले जो कुछ बाहर करेंगे इसका रिस्पॉन्स हुकूमत ही देगी। इसके अलावा आज हुकूमत ने मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल सेनेट की कायमा कमेटी से भी मंजूर करा लिया है, जिस पर अपोजिशन जमातें और सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। कमेटी में बिल की हिमायत में वोट देने पर पीटीआई ने अपने सेनेटर फैसल सलीम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि पीटीआई का कोई भी सेनेटर पीका तरमीमी बिल को वोट नहीं देगा। फैसल सलीम हमारा सेनेटर था, हमने उसको शोकाज दिए हैं, शोकाज पे हम उसके खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं। वो अगर वहाँ आया था जॉइंट सेशन के वक्त पे तो वो अपोजिशन की तरफ ज़रूर आया था, नहीं तो उसके साथ कोई कंसल्टेशन हुई है, नहीं हमने उसको किसी कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया। तो हम किसी भी सेनेटर को अच्छा नहीं समझते अगर वो इसके हक़ में वोट देता है। हमारे किसी कैंडिडेट ने इसके हक़ में वोट नहीं दिया। बात करेंगे जी इसके प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल से, जो आज सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में भी मौजूद थे। सहाफ़ियों का पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने वहां रखा था। शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। पहले ये बताइएगा अंदर की बात क्या है? ज़ाहिर है इमरान खान साहब सूबाई सदारत से अली अमीन गंडापुर को हटाएं, ये बगैर नाराज़गी के बगैर वजूहात के हो नहीं सकता। वो अरकान जो 4-4 महीने से इमरान खान साहब से मिल नहीं पा रहे थे, आतिफ खान और दूसरे लोग, उनसे मिलें, और फिर वो लोग जुनैद अकबर साहब जो कि मुखालिफ कैंप में हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, उन्हें सदर लगाएं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया शाजिब, ऐसा ही है। जो तासुर एक दिया जा रहा है कि नहीं अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा था, उन्होंने केपीके की गवर्नेंस भी देखनी है, सियासी मामला भी संभालने, इसलिए उनके ऊपर दबाव और बोझ ज्यादा था, इसलिए उनसे मुशावरत करके एक ओहदा उनसे लेके जुनैद अकबर को दिया गया है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि पार्टी में, वैसे ही आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से धड़ेबंदियों की खबरें आती रहती है, तो इस तरह की कोई तासुर ना पैदा हो, उसको सिर्फ जाहिल करने के लिए किया जा रहा है। वरना मैं आपको बताऊं कि हमारे जराए बताते हैं कि हफ्ते के रोज ये फैसला हुआ था, और हफ्ते का वो दिन था जिसमें आतिफ खान साहब और जुनैद अकबर की इमरान खान से मुलाकात हुई थी, और वहां पे एक और साहब भी मौजूद थे, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ ये मीटिंग हुई थी। और इससे पहले 2-3 मरतबा जब कोशिश की गई, बुलाया भी इमरान खान ने कि वो आके मिले, लेकिन इनको आतिफ खान को, जुनैद अकबर को इजाजत नहीं मिल रही थी कि वो अडियाला जेल जाके मुलाकात करें। तो उस मुलाकात में हमारे जराए बताते हैं कि इमरान खान ने बाकायदा अली अमीन गंडापुर से अपनी नाराजगी का इजहार किया है। 2-3 शिकवे शिकायत किए थे। 3 बेसिकली नुकात थे जो वहां पे डिस्कस हुए। एक तो ये कि जो केपीके की गवर्नेंस के हवाले से इमरान खान को इत्तात मिल रही थी, वो उससे मुतमईन नहीं थे, उस वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि अब ठीक है, गवर्नेंस पे तवज्जो देनी है तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मामला संभालेंगे, और जो सियासी मामला हैं फिर वो जुनैद अकबर को दे दिए जाएंगे। इसी तरीके से बार बार एहतजाज में नाकामी और ये तासुर आना कि वो डी चौक पहुंच गए, अली अमीन गंडापुर साहब फिर गायब हो गए। फिर जो 26 नवंबर का मामला था, जब वो बुशरा बीबी को लेकर वहां से चले गए, तो बार बार एहतजाज की कॉल करना और उसमें नाकामी, ये भी एक वजह बनी है। और तीसरी वजह जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि, और उसमें तो आपको पता है कि साथियों से बात करते हुए इमरान खान इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि अगर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करना जरूरी भी है, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर है, कोई ऐसा मौका आ जाता है, तब भी कम से कम तस्वीर ना खिंचाएं, तस्वीर पब्लिक ना हो। तो ये भी इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी से मुलाकात भी करते हैं, फिर तस्वीर भी खिंचाते हैं, तो इससे बड़ा पार्टी में बुरा तासुर जाता है, क्योंकि मोहसिन नकवी बड़े जुल्म कर रहे हैं हमारी पार्टी पे। तो ये 3 बुनियादी रीजन से, गवर्नेंस, एहतजाज में नाकामी और मोहसिन नकवी साहब के साथ कुर्बत कह लें या तस्वीर खिंचाना कह लें, वो वजह बनी है। और ये नाराजगी बाकायदा इमरान खान ने जाहिर की है, और फिर पार्टी में ये तय पाया कि क्योंकि इस पर सवाल उठेंगे, इसलिए ये तासुर देने के लिए सब अच्छा है। ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब इस पूरे मुशावरती अमल में शामिल थे। हाँ, एक मामला है जहां पे शेख वकास अकरम की जगह जुनैद अकबर को पीएससी का चेयरमैन बनाया गया। वहां पे अगर आपने देखा भी हो कि अपने एक्स अकाउंट पे जुनैद अकबर ने लिखा है कि काफी अरसे से इमरान खान ने नॉमिनेट किया हुआ था शेख वकास अकरम को, और राइटफुली ये उनका हक था कि वो बनते हैं, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन हुकूमत जो है उस पर राजी नहीं हो रही थी, इसलिए इवेंचुअली नाम जो है वो तब्दील करना पड़ा। तो वहां पे ये बात दुरुस्त है कि शेख वकास अकरम का नाम अगर पहले एक्सेप्ट हो जाता तो वो बन जाते पीएससी के चेयरमैन, लेकिन यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब को बाकायदा नाराजगी की वजह से हटाया गया है। और जो चॉइस है शाजिब, उससे भी बड़ा वाजे हो जाता है कि इस वक्त अगर अली अमीन गंडापुर की सबसे मुखालिफ कोई आवाज थी केपीके में, तो वो जुनैद अकबर साहब थे और आतिफ खान साहब थे। जब उनके वजीर शकील खान को निकाला गया था, यही 2 अफराद थे जिन्होंने न सिर्फ उनके हक में, शकील खान के हक में आवाज बुलंद की थी, बल्कि उन्होंने जो केपीके में गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो करप्शन के इशूज हैं, उनको भी उजागर किया था। यहाँ तो इमरान खान वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहे हैं ना जुनैद अकबर को इस वक्त सूबे का सदर बना के, कि अगर आप काम ठीक नहीं करेंगे तो आपकी रिप्लेसमेंट में फिर आपके जो
मुखालिफ हैं या जिनसे आपकी नहीं बनती, वो सामने आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर गवर्नेंस इतना बड़ा मसला होता है इमरान खान साहब के लिए, तो उन्होंने तो उस्मान बुज़दार को चलाया, सारी दुनिया तनकीद कर रही थी, पार्टी के अंदर से तनकीद हो रही थी, बाजवा साहब से इख्तलाफात हो गए, महमूद खान साहब को चलाया खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत बुरी गवर्नेंस थी। मसला गवर्नेंस है या असल में बुशरा बीबी से जो गंडापुर साहब के इख्तलाफात हो गए वो है? क्योंकि जो सोशल मीडिया है PTI का, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के लोग जो कि अली अमीन गंडापुर से उम्मीदें वाबस्ता करते थे, बड़ी तारीफें करते थे, वो भी उन पर बहुत ज़्यादा बुराइयां करी। यहाँ तक कि कुछ ने तो ये इल्ज़ाम लगा दिया कि गिरफ्तारी बुशरा बीबी की इनकी वजह से हुई है। बिल्कुल, ये भी देखें, कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब भी इस्लामाबाद आए तो एक अरेंजमेंट के तहत वो आए थे। खासतौर पे जिस वक्त वो KP के हाउस में गायब हो गए, फिर उन्होंने स्टोरी सुनाई कि मैंने पता नहीं कितने अजला पार किए और कितने समंदर पार किए और फिर मैं पहुंचा हूं पेशावर। उस स्टोरी पे किसी ने यकीन नहीं किया था। तो ये एक तासुर तो उनका था कि जब भी, क्योंकि जिस ओहदे पे जाहिर सी बात है कनेक्शंस भी होते हैं एक चीफ मिनिस्टर के, तो जब भी वो इस्लामाबाद आते थे एक अरेंजमेंट के तहत आते थे। तो ये एक बिल्कुल बात की जा रही है कि अब इमरान खान साहब, क्योंकि मुज़ाकरात भी नहीं इस तरीके से आगे बढ़ रहे, हो सकता है दोबारा कोई मुज़ाहमती रास्ता अपनाना पड़े। तो जुनैद अकबर साहब की क्योंकि एक रेपुटेशन है कि वो खुल के बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कोई मामला हो तब भी बोलते हैं। तो ये एक तासुर जरूर है कि इस वक्त अगर कोई प्रो एस्टैब्लिशमेंट है पार्टी में तो वो अली अमीन गंडापुर साहब है, कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट है तो वो बुशरा बीबी है, और जुनैद अकबर को क्योंकि लगाया गया है तो वो भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। तो इसलिए उनका कनेक्शन ये जोड़ा जा रहा है कि वो एक बुशरा बीबी के कैंप में है। लेकिन मेरे ख्याल से इज अ पर्सन ऑफ हिज ओन माइंड। आप उनके 3 दिहाइयां हो चुकी है तकरीबन तहरीक इंसाफ में, 96-97 में थे, कई मरतबा असेंबली में आ चुके हैं। तो ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि उनके कैंप में, लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी के भी रिजर्वेशंस हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की जो सियासी हिकमत अमली है उसको लेकर, और जुनैद अकबर साहब की भी है। और मुझे ये बताएगा कि आज जो सेनेट की कायमा कमेटी थी उसके इजलास में जो पीका तरमीमी बिल है, सहाफ़ियों को बुलाया गया, एंकर्स को बुलाया गया, आप भी वहाँ मौजूद थे, पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया। उससे पहले पिछले हफ्ते वज़ीर इत्तलात ने माना था कि मुझे मुशावरत पहले कर लेनी चाहिए थी, बिल की हिमायत में वो ज़रूर बात कर रहे थे। आज क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि कायमा कमेटी से भी फ़ौरन मंजूर हो गया? जी, एंकर्स एसोसिएशन की तंजीम हो या दूसरी सहाफती तंजीमें, उनको हफ्ते के दिन हमारी जब मुलाकात हुई इरफान सिद्दीकी साहब से और अताउल्लाह तारक साहब से, तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि हमें पहले मुशावरत करनी चाहिए थी, हमने नहीं की, लेकिन अब हम करना चाहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को हम साथ देंगे, क्योंकि बार बार वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो एक पेशावर साफी है उनके ऊपर ये इसका इतलाक नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। ये जो डिजिटल स्पेस में यूट्यूबर्स हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, हेट स्पीच करते हैं, बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, ये उनके ऊपर है। ये हमें कन्विंस करने की बार बार कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमसे कहा कि आप आए, स्टैंडिंग कमेटी में बात करें, इंटीरियर की जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, और वहां पे अपना नुक्ता नजर भी पेश करें, अपनी रिकमेंडेशंस भी पेश करें। तो शाहजेब, आज इसी उम्मीद से हम गए, लेकिन जो चेयरपर्सन है इस कमेटी के वो फैसल रहमान साहब है, जिनका ताल्लुक PTI से, बधाए PTI से। मैं बताता हूं क्यों ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि और जैसे मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि फेक न्यूज यकीनन नहीं होनी चाहिए, हम सबने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद कामरान मुर्तजा साहब जो सेनेटर हैं JUIF के, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि ये कानून जो है ये गलत तरीके से हम पास कर रहे हैं, इसका जो इतलाक है वो बहुत ही वसी होगा, ब्रॉड बेस्ड होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है फेक न्यूज की, उस पर काम करना है, क्रिमिनल पनिशमेंट के हवाले से बात करनी है। लेकिन वहां तो एक बड़ा अजीब सा एक कोशिश थी कि बस बुलडोज करें इसको किसी तरीके से। बार बार ये कह रहे थे चले वोटिंग करा लें। वहां पे इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा हम मौजूद हैं, साफी मौजूद हैं, इनको बात करने का मौका दें। तो बमुश्किल 4-5 मिनट मिले हमें बात करने के लिए, और उस पर जो है चेयरमैन साहब ने कहा कि देखिए ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, अगर अमेंडमेंट आती तो फिर उस पर हम बात करते और फिर अपनी तजावीज देते। जबकि कामरान मुर्तजा साहब की अमेंडमेंट मौजूद थी, लेकिन उसमें भी कोई डिस्कशन नहीं हुई और 20-25 मिनट में इजलास खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी के 2 मेंबरान थे, उनसे भी हमने पूछा, सबसे हमें यही तासुर मिला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम पे बड़ा दबाव है। अब ये कह के जो है सेनेट कमेटी से वो पास करवा दिया गया। आज जब हमारी एसोसिएशन की फिर PTI के वक्त से मुलाकात हुई और बताया कि आपके चेयरपर्सन थे फैसल रहमान, तो ऐसा लग रहा था कि वो ऑपोजिशन में नहीं है, हुकूमत के इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गौहर साहब ने और दीगर लोगों ने ये बताया कि फैसल रहमान को तो हम ओन ही नहीं करते हैं। वो बेशक PTI के उस पर इलेक्ट हुए थे, सेनेटर इलेक्ट हुए थे, लेकिन उनको हम ओन नहीं करते, उनके खिलाफ हमने शो कॉज नोटिस दिए। तो उनका जो मौकिफ है वो PTI का मौकिफ ना समझें, और अब PTI जो है वो बाकायदा इसमें साफी तंजीमों के साथ और दूसरों के साथ खड़ी हुई है। शाहजेब, मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले भी जब हमारी मुलाकात हुई थी अता तारक से, उनसे मैंने ये कहा कि क्या ये बिल का इतलाक उन लोगों पे भी होगा जैसे आप ये शो कर रहे हैं, ये अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो क्या ये पेमरा की रेगुलेशन के अंडर आएगा या फिर डिजिटल अथॉरिटी के अंडर आएगा? उन्होंने कहा बिल्कुल, जब ये यूट्यूब पे चला जाएगा या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो ये उस अथॉरिटी के जो हम बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि आप एक कंटेंट को 2 मुख्तलिफ अथॉरिटीज के रेगुलेशन से गुजारेंगे? वी अबाइड बाय द रूल्स ऑफ पेमरा, उस पर हम शो करते हैं,
लेकिन फिर एक और अथॉरिटी होगी और उसके जो रूल्स हैं या उसके जो कवानीन है उस पर भी हमें पूरा उतरना पड़ेगा। तो उस वक्त अता तारिक साहब ने कहा कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, हमें इसमें सोचना पड़ेगा। नाउ इमेजिन दिस कि कौमी असेंबली से बिल पास हो चुका था, वहां की कायमा कमेटी से बिल पास हो चुका था और सेनेट में लैंड कर चुका था। उस वक्त वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये तो एक मामला है जिसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती, इस तरह एक कंटेंट को दो अथॉरिटीज से नहीं गुजारा जा सकता। लेकिन आज जो है, आज से तो हमें ये लगा है कि शायद वो ज्यादा इस मूड में नहीं है, जबकि यकीन दहानियां ना सिर्फ हमारी तंजीम को कराई गई थी, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जिसमें PFUJ है, जिसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उनको भी ये कहा गया था कि हम इस पर नजरसानी करेंगे। लेकिन अभी हमारा ख्याल ये कि शायद कल ये सेनेट से 11:30 बजे इसको पास करवा लेंगे। और जो बुनियादी फ्लॉज है इसमें, जो मैंने एक आपको बताया, डेफिनेशन का मसला है कि फेक न्यूज की डेफिनेशन क्या होगी। तमाम अथॉरिटी हो, काउंसिल हो, ट्रिब्यूनल हो, वहां पे गवर्नमेंट लोगों को अपॉइंट करेगी। इवन जो उसमें साफियों को डाला हुआ है वो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इसमें चेंज हो, लेकिन अब बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत शायद दबाव में है, या हमें ये परसेप्शन देना चाहते हैं कि हम बहुत दबाव में है और वो ये बिल कल सेनेट से पास करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान कर दिया है और अब मुल्क में शरह सूद 22% की बुलंदतरीन शरह से 10% कम होकर 12% हो गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऐलामिया के मुताबिक दिसंबर में महंगाई की शरह तवक्कात के मुताबिक 4.1% रही और जनवरी में इससे भी कम रहेगी। ताहम कोर इन्फ्लेशन में कमी जरूर आई है, मगर वो अब भी बुलंद सतह पर है। एलामिया के मुताबिक इस माली साल की पहली छमाही में तरक्की की शरह तवक्कात से कम रही और महज 0.9% तरक्की देखी गई। दिसंबर में करंट अकाउंट सरप्लस रहने के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह कम फाइनेंशियल इन्फ्लोज और बैरूनी कर्जे की ज़्यादा अदायगियाँ हैं। इसके अलावा टैक्स महसूलात में इजाफे के बावजूद हुकूमत इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह में टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रही। एलामिया में मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही में तरक्की की शरह 2.3% रही थी, मगर इस माली साल में महज 0.9% रहने की सबसे बड़ी वजह ज़रूरी तरक्की का महज 1.2% होना है, जो कि गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही में 8.1% थी। और दस्तियाब मालूमात और सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक गंदम की पैदावार भी कम ही रहेगी, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की पैदावार में भी कमी आई है, जिसकी बड़ी वजह लो वेट आइटम्स की पैदावार में कमी है, जबकि टेक्सटाइल, फूड और बेवरेजेस की पैदावार में बेहतरी देखी गई है, जबकि बिजनेस कॉन्फिडेंस में बेहतरी आई है, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अंदाजा है कि इस माली साल में तरक्की की शरह 2.5 और 3.5% के दरमियान रहेगी। एलामिया के मुताबिक इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह में $1.2 अरब का करंट अकाउंट सरप्लस देखा गया, जिसकी वजह बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा है, जबकि दरामदाद में भी इजाफा हुआ है, जो कि मुआशी अशारियों में बेहतरी की तरफ इशारा करता है। तरसीलात ज़र में इजाफे की वजह से करंट अकाउंट बैलेंस के हवाले से आउटलुक में बेहतरी आई है और इस पूरे माली साल में अब करंट अकाउंट 0.5% सरप्लस या खसारे के दरमियान रहेगा। करंट अकाउंट में बेहतरी और तवक्कात के मुताबिक फाइनेंशियल इन्फ्लोज के बाद जून 2025 तक ज़र मुबादला के ज़खायर $13 अरब रहने की तवक्को है, जबकि इस माली साल के आखिर तक महंगाई की औसत शरह 5.5% और 7.5% के दरमियान रहने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक ने इस माली साल में बैरूनी अदायगियों के एदाद-ओ-शुमार भी बताए। पिछले साल का हमारा जो फॉरेन डेट रीपेबल था वो $26.1 बिलियन था। जो रोल ओवर एग्री किए हुए हैं वो $12.3 बिलियन हैं। $3.7 बिलियन के कमर्शियल लोन्स हैं। $16 बिलियन तो रोल ओवर हो जाएंगे या रीपे हो जाएंगे। 10 to 10.1 बिलियन टोटल रीपेबल था इस साल के लिए। $6.4 बिलियन ऑलरेडी जो है वो पे हो चुके हैं। अब हमारे पास जो बाकी रीपेबल है वो 3.6 बिलियन के करीब 3.5 बिलियन, 3.6, 3.7 इस रेंज के अंदर जो है वो रहेगा। बल्क ऑफ द डेट जो इस साल पे होना था वो ऑलरेडी पे हो चुका है। बड़ी कंफर्टेबली जो है वो $13 बिलियन से ऊपर रिजर्व्स जाएंगे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 बेंचेस आमने सामने आ गए हैं, जजेस आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का तनाज़ा सिमटने के बजाय फैलता जा रहा है। एक बेंच एक मुकदमे की समाअत कर रहा है तो दूसरा बेंच उसी मुकदमे में फैसला जारी कर रहा है। रेगुलर बेंच आईनी तशरीह के लिए मामला फुल कोर्ट भेजने का हुक्म दे रहा है तो आईनी बेंच खुद को ही फुल कोर्ट करार दे रहा है। आज जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील की समाअत की तो सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने
फैसला जारी करके तौहीन अदालत का नोटिस ही वापस ले लिया और बेंचेस के इख्तियारात का मसला फुल कोर्ट में हल करने का फैसला देते हुए रेगुलर और आईनी बेंचेस तश्कील देने वाली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल दोनों कमेटियों पर अदालती हुक्म अदूली का सवाल उठा दिया है। इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए हैं कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है उसके बाद में जजेस कमेटी के इजलास में नहीं जाऊंगा। बेनिफिशरी और मुतासरा जजेस दोनों ही केस नहीं सुन सकते तो ऐसी सूरत में किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। दूसरी तरफ टैक्स कवानीन के जिस मुकदमे में आईनी तशरीह का मामला उठा था वो मुकदमा आईनी बेंच ने कल अपने सामने लगा लिया है, जिसके बाद इस मुकदमे को सुनने वाले रेगुलर बेंच की रुकन जस्टिस आयशा मलिक ने खुद को इस मुकदमे की हद तक आईनी बेंच से ही अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुनने वाला 2 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल था, जिसने अपने फैसले में लिखा है कि बुनियादी हक़ाइक़ जिन्होंने एक नाखुशगवार सूरत हाल को जन्म दिया है वो ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल इस अदालत के 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी को मुकदमात की समाअत की। कार्रवाई के दौरान बेंच के दायरा अख्तियार पर एतराज़ उठाया गया और आइन के आर्टिकल 191A की बुनियाद पर ज़ेर बहस कानून की आइनी हैसियत को चैलेंज किया गया, जिसके बाद बेंच ने समाअत 16 जनवरी 2025 तक मुलतवी कर दी। ताहम 16 जनवरी को 3 रुकनी बेंच की तश्कील 9 कर दी गई। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जस्टिस इरफान सादत खान की जगह ले ली और मज़कूरा केसेस दोबारा तश्कील शुदा बेंच के सामने रखे गए। ताहम दोबारा तश्कील दिया गया बेंच समाअत को आगे नहीं बढ़ा सका क्योंकि जस्टिस अकील अहमद अब्बासी उन 2 जजेस में से एक थे जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में इन मुकदमात का फैसला सुनाया था। चुनाचे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने 16 जनवरी को अपने हुक्मनामे के जरिए दफ्तर को हिदायत की कि इन मुकदमात को 20 जनवरी को दोपहर 1 बजे इसी बेंच के सामने लगा दिया जाए। 20 जनवरी को मज़कूरा केसेस में मुद्दा अलहान में से एक के वकील सलाहुद्दीन अहमद बेंच के सामने पेश हुए और निशानदही की कि 16 जनवरी के अदालती हुक्म के मुताबिक मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तलब किया, ताहम उनके अदम दस्तियाबी की वजह से डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल पेश हुए और उन्होंने तस्दीक की कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले के मुताबिक मुकदमात किसी रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर नहीं किए गए बल्कि आईनी बेंच के सामने 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी के फैसले से ताहाल तहरीरी तौर पर दफ्तर को आगाह नहीं किया गया। इन हक़ाइक़ की इत्तला मिलने पर बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और इंसाफ की फरहमी में रुकावट डालने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। बेंच ने उनसे वजाहत तलब करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत 21 जनवरी को मुकर्रर की। जिस बेंच ने मज़कूरा हुक्म दिया था उसमें से जस्टिस आयशा मलिक को निकाल कर 21 जनवरी को वो बेंच दोबारा तश्कील दिया गया और तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की तश्कील 9 की गई। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से पेश हुए, जिनके बारे में बताया गया कि वो बरतरफ कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार ने 2 मुख्तलिफ कमेटियों के फैसलों की कॉपियां पेश की। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 17 जनवरी को अपना इजलास बुलाया और अक्सरियती फैसले से मज़कूरा केसेस को रेगुलर बेंच से वापस लेने और उन्हें आईनी कमेटी को भेजने का फैसला किया। बाद में आईनी कमेटी ने भी इसी तारीख को अपना इजलास बुलाया और हिदायत की कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाले तमाम मुकदमात को 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। रजिस्ट्रार ने वजाहत की कि दोनों कमेटियों के इन फैसलों की वजह से मज़कूरा मुकदमात को 20 जनवरी को रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। रजिस्ट्रार की तरफ से फराहम करदा वजाहत और सलाहुद्दीन अहमद की तरफ से उठाए गए एतराज़ ने अवामी अहमियत के कानूनी सवालात को जन्म दिया कि क्या कमेटियों को यह इख्तियार हासिल है कि वो किसी ऐसे केस को बेंच से वापस ले लें जिसमें पहले ही नोटिस लिया जा चुका हो, और क्या मज़कूरा कमेटियाँ किसी इंतजामी हुक्म के जरिए अदालती हुक्म के असर को कलअदम कर सकती हैं जिसमें एक मखसूस केस की समाअत की तारीख रेगुलर बेंच के सामने तय की गई है। अदालत ने ऑब्जर्व किया कि आइन के आर्टिकल 190 के तहत तमाम इंतजामी और अदालती हुक्काम बशमूल इस अदालत के अंदर मौजूद अफसरान को सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अहकामात के बजाय अदालती अहकामात की मदद के लिए काम करना है। मजीद ये कि आर्टिकल 5 के मुताबिक इस अदालत के अफसरान समेत हर शहरी आइन और कानून की पासदारी का पाबंद है। लिहाजा रजिस्ट्रार की तरफ से पेश करदा वजाहत की कानूनी हैसियत के साथ साथ तौहीन अदालत की मौजूदा कार्रवाई का नतीजा मज़कूरा सवालात के तयन पर मुनहसर है। अदालत ने मज़कूरा सवालात को हल करने में मुआवनत के लिए हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर किया। 22 जनवरी को अदालत ने इन मुकदमात के मुद्दा अलयान में से एक शाहिद जमील के साथ साथ अदालती मुआविनीन मुनीर ए मलिक और हामिद खान के दलाइल सुने और एहसन बोन और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। 23 जनवरी को एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस पर अपना तहरीरी जवाब दाखिल किया और अपने मौक़िफ़ में ज़्यादातर इन्हीं नकात की वजाहत की जो 21 जनवरी को रजिस्ट्रार ने फराहम किए। फैसले में मज़ीद लिखा है कि हम मौजूदा तौहीन अदालत की कार्रवाई में मंदरजा बाला 2 नकात पर फैसला नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने हुक्म की मुबैना अदम तामील के बाद शुरू की गई तौहीन की कार्रवाई देख रहे हैं। इसके बाद फैसले में मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देते हुए लिखा है कि एक बार जब कोई केस किसी बेंच को दिया जाता है
और वो बेंच इस मामले का दायरा इख्तियार संभाल लेता है और इसकी जुज़वी समाअत कर लेता है, तो चीफ जस्टिस इसे एकतरफा तौर पर वापस नहीं ले सकते और इसे किसी और बेंच को दोबारा नहीं भेज सकते। ये अमल अदालती आज़ादी की आला आईनी इक़दार से मजबूती से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत बेंच को इस मुकदमे का फैसला करने की आज़ादी हासिल है जिसका उसने नोटिस लिया है। जबकि किसी बेंच ने किसी केस को जुज़वी तौर पर सुना है तो मामला अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन जाता है और कोई भी मुदाखलत अदालती आज़ादी के उसूल को मजरू करती है। ये रिवायत चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात पर एक अहम पाबंदी आयद करती है। चीफ जस्टिस को बेंचेस की तश्कील और मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल है, ताहम ये इख्तियारात किसी ऐसे बेंच से केस को वापस लेने या मुंतकिल करने तक नहीं है जिसने पहले ही दायरा इख्तियार संभाल लिया हो। ये एक इंतजामी अमल नहीं है बल्कि एक अदालती अमल है। इस तरह की कोई भी कार्रवाई या तो अदालती हुक्म से होती है या किसी दूसरी अदालत या अथॉरिटी के जरिए कानूनी जवाज़ के साथ होनी चाहिए। जुज़वी समाअत के बाद किसी मुकदमे की मनमानी वापसी या उसे दोबारा तफवीज़ करना एक ख़तरनाक मिसाल है जो अदालती कार्रवाई के तक़द्दुस को मजरू करती है और अदलिया पर अवाम के एतमाद को ख़त्म करती है। इस तरह के फैसले सिर्फ इंतजामी सवाबदीद पर मुनहसर नहीं हो सकते, क्योंकि इससे अदालती अहकामात पर समझौता होगा। अगर बेंचेस को बगैर किसी माकूल वजूहात के मनमानी से तब्दील किया जाता है तो ये शकूक व शुबहात और निज़ाम की इंसाफ पसंदी के बारे में खदशात को जन्म देता है। अवाम अदालती अमल की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा सकते हैं। बेंचेस को मुकदमात तफवीज़ करने या वापस लेने के चीफ जस्टिस के इख्तियारात कमेटियों पर भी मुकम्मल तौर पर लागू होते हैं। हम करार देते हैं कि कमेटियों के पास ऐसे केस को वापस लेने और इसे किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं है जिसकी जुज़वी तौर पर समाअत हो चुकी हो और एक रेगुलर बेंच पहले ही नोटिस ले चुका हो। ये वाज़े तौर पर करार दिया जाता है कि कमेटियों समेत कोई भी इंतजामी अथॉरिटी किसी इंतजामी हुक्म के जरिए अदालती हुक्म के असर को ख़त्म नहीं कर सकती। ये कमेटियों के इंतजामी फैसले थे जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर अदालती अहकामात को कलअदम करार दिया और रेगुलर बेंच को इसके सामने उठाए गए दायरा इख्तियार से मुतालिक सवाल का फैसला करने के अदालती इख्तियार से गैर कानूनी तौर पर महरूम कर दिया। हमें यकीन है कि दफ्तर फरवरी के पहले हफ्ते में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल असल 3 रुकनी बेंच के सामने उस केस को मुकर्रर करेगा। फैसले में एडिशनल रजिस्ट्रार से मुतालिक लिखा गया है कि उन्होंने अदालती हुक्म की तामील के लिए वो किया जो वो कर सकते थे। उनके पास बेंच की तश्कील का कोई इख्तियार ही नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा वो मजाज अथॉरिटी को मुतल्ला कर सकते थे जो उन्होंने बरवक्त कर दिया था। उन्होंने जानबूझकर बेंच के सामने मुकदमात मुकर्रर करने से गुरेज नहीं किया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके इस मामले में कोई ज़ाती दिलचस्पी थी या उन्होंने केस के किसी फरीक के साथ गठजोड़ किया था और ना ही उन्होंने केस के फरीकैन में से किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से काम किया था। उनके इक़दामात में बदनीयती का कोई इशारा नहीं है। उनके तर्ज़ अमल को तौहीन आमेज़ नहीं समझा जा सकता और ना ही ये कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की ज़रूरत है। उनकी वजाहत कबूल करते हुए उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस को खारिज किया जाता है। बज़ाहिर ये मामला दोनों कमेटियों के अरकान के खिलाफ आगे बढ़ना चाहिए, ताहम अदालती वक़ार का तकाजा है कि इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के जरिए गौर किया जाए और फैसला किया जाए ताकि इसका एक ही बार और हमेशा के लिए मुस्तनद फैसला हो जाए। हम इस अहम मामले पर गौर व फिक्र और फैसला करने के लिए फुल कोर्ट बुलाने का ये मामला चीफ जस्टिस के पास भेजते हैं। हम यहाँ ये वाजे करना चाहते हैं कि हमने ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को नहीं भेजा है, क्योंकि इसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील तक महदूद है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आर्टिकल 176 के तहत खुद आइन के जरिए तश्कील दिया जाता है। अदालत और फुल कोर्ट के दरमियान फ़र्क को आइन के आर्टिकल 203 J2C और D में अच्छी तरह से तस्लीम किया गया है और फुल कोर्ट बुलाने की जिम्मेदारी रिवायती तौर पर चीफ जस्टिस के दायरा अख्तियार में आती है। अब एक तरफ जहां आज ये फैसला आया है, वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को मिलने वाले शो कॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की सरबराही में तश्कील दिए गए इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है, मैं कमेटी के इजलास में नहीं जाऊंगा। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई तो ऑर्डर कैसे दे दिया गया? इस फैसले में तो मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों में चीफ जस्टिस को भी शामिल कर दिया गया है। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि तौहीन अदालत के कानून में पूरा तरीक़ाकार बयान किया गया है। दोनों कमेटियों को तौहीन करने वाले के तौर पर होल्ड किया गया। तरीक़ाकार तो ये होता है कि पहले नोटिस दिया जाता है। सारी दुनिया के लिए आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल का हक है। क्या जजेस के लिए आर्टिकल 10A दस्तयाब नहीं है? जब फुल कोर्ट बनेगा क्या उसमें मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? हमें नोटिस दे देते, हम 4 जजेस उनकी अदालत में पेश हो जाते। जस्टिस शाहिद वहीद ने सवाल उठाया कि क्या इंट्रा कोर्ट अपील में वो
वो मामला जो अदालत के सामने ही नहीं है उसे देख सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस पर कहना था कि तो क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं, हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी है। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि फाइल के पहिए नहीं लगे होते, किसी ने तो लेकर जानी है। हमें बताएं कि कमेटी पर क्या एतराज़ किया गया, हमें बताएं कि क्या कमेटी आइन के खिलाफ जा सकती थी। मेरी राय में आइनी सवाल आ जाए तो वो मुकदमा खुदकार तरीके से आईनी बेंच के सामने चला जाता है। मिलिट्री कोर्ट्स केस किसी ने मुंतकिल नहीं किया, वो खुद मुंतकिल हो गया। जब रेगुलर बेंच में मेरे सामने आईनी नुक्ता आएगा तो मेरे लिए वो केस सुनना ही हराम हो जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 13 जनवरी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एतराज़ किया गया था कि केस आईनी बेंच को भेजा जाए। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने इस पर कहा कि इस फैसले में जो कहा गया क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि अगर एक जज आइन की खिलाफ वर्जी करे तो आइन इस बारे में क्या कहता है। हर जज ने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। हमारे बारे में कहा गया कि ये 2 जज बेंच में ना बैठे, इनका मुफादात का टकराव है। पहले ये बताएं कि हमारे मुफादात क्या हैं और उनका टकराव क्या है। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ये तो नई अदालती नज़ीर हो गई कि मेरा ऑर्डर है कि फला जज केस ना सुने। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे तो आधे जजेस कोर्ट में ही नहीं बैठ सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसे में तो आपको एडॉक जजेस ही भर्ती करने पड़ेंगे। हमारे साथ वो हुआ जैसे कहा जाता है कि कुछ भी नहीं कहा और कह भी गए। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल का कहना था कि ये तो ऐसे ही हो गया, ये 13 जज है, ये मेरा जज है। हमें बताया जाए कि हमें क्या फ़ायदा मिला। 11:30 बजे जब सारी अदालतें बंद हो जाती हैं हम तब भी केस सुनते हैं, रोज़ाना डबल फाइलें पढ़कर आते हैं। जैसे मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि हम तो इसी तनख्वाह में दुगना काम कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि एक तरफ कहा जाता है कि फ़ायदा उठाने वाले जज हैं तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि मुतासरा जज हैं। क्या ये मामला अब आलमी अदालत इंसाफ में जाएगा? मुफादात का टकराव क्या है ये बताना पड़ेगा। ये हमारी नेक नियति पर सवाल उठाया गया है, इस मामले को क्लियर करना पड़ेगा। इस खौफ से मैं जजेस कमेटी में भी नहीं बैठूंगा कि कहीं कोई बेंच मुझे तौहीन अदालत का नोटिस ही ना जारी कर दे। हम आने वाले साथी जजेस को तौहीन अदालत की कार्रवाइयों से बचाना चाहते हैं। जैसे अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जजेस कमेटी जुडिशल फोरम नहीं है। क्या इस मामले में कमेटी मेंबरान पर एतराज़ उठाया जा सकता है कि उनका मुफादात का टकराव है? जो हुआ ये शर्मिंदगी का बाइस है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अगर फैसले पर सुमोटो लेना है तो इसका इख्तियार आईनी बेंच के पास है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि खुदा न ख्वास्ता इस वक्त हम सब भी तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वकील से सवाल किया कि क्या आपने 2 रुकनी बेंच में फुल कोर्ट की इस्तदा की थी। इस पर वकील शाहिद जमील ने कहा कि इस बेंच में भी इस्तदा कर रहा हूं कि फुल कोर्ट ही इस मसले को हल करे। इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि अगर हम ऑर्डर करें और फुल कोर्ट ना बने तो एक और तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि अदालत ने फैसले के जरिए अपना माइंड जाहिर कर दिया तो उसी वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू क्यों ना की। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने इस पर कहा कि हाँ हमें बुला लेते, हम पेश हो जाते। आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराद दी गई हैं, ये कौन सा मुफाद है जिसकी बात की जा रही है। अगर आईनी बेंच में बैठना हमारा मुफाद है तो फिर जो शामिल नहीं है वो मुतासरीन में आएंगे। मुफादात वाले और मुतासरीन दोनों ये केस फिर नहीं सुन सकते। ऐसी सूरत में फिर किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ रिवायात का बहुत ख्याल रखा जाता है। बदकिस्मती से इस मरतबा रिवायात का भी ख्याल नहीं रखा गया। इसके बाद अदालत ने केस निपटा दिया। 4 जजेस ने अक्सरियती फैसले में कहा कि तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तफसीली वजूहात बाद में जारी करने का अक्सरियती फैसला दिया। जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद ने अक़लियती राय देते हुए कहा कि मुकदमा निपटाने की हद तक अक्सरियती फैसले के साथ है, तफसीली वजूहात बाद में जारी करने की हद तक अक्सरियती राय से इख्तिलाफ करते हैं। इसके अलावा आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की और उसमें भी फुल कोर्ट पर बहस हुई है। समाअत के आगाज़ में फरीकैन के वकला हामिद खान और फैसल सिद्दीकी रोस्टरम पर आ गए और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। इस पर जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। केसेस का तयन 3 रुकनी कमेटी करती है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि आप पहले दिन से ही लड़ने के मूड में हैं, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना था कि अगर कोई फरीक दलाइल देने को तैयार नहीं है तो अदालत हुक्म जारी करेगी। जबकि जस्टिस जमाल बंदूखेल का कहना था कि समझ नहीं आ रहा कि आप हिचकिचाहट का शिकार क्यों हैं, जो इस बेंच के सामने बहस नहीं करना चाहता वो पीछे बैठ जाए। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है।
26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मजीद बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम, फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से ही एक और अहम खबर यह आई है कि आईनी बेंच के सामने कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A से मुताल्लिक केस की समाअत कल होगी। ताहम जस्टिस आयशा मलिक इस पर आईनी बेंच से अलग हो गई हैं। कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A का मामला जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस 3 रुकनी बेंच के सामने लगाने का हुक्म दिया था जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे थे, और उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सदर खान शामिल थे। आईनी मामला होने की वजह से ये केस आईनी बेंच को भेजा गया था और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसी पर जजिस कमेटी के हवाले से तौहीन अदालत का सवाल उठाया है। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर आपके सामने रखेंगे। नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अपना ओहदा संभालने से पहले गजा में होने वाली जंगबंदी का मुसलसल क्रेडिट लेते नजर आए, उनकी जानिब से गजा से मुताल्लिक अब ऐसे बयानात और इकदामात उठाए जा रहे हैं जिनसे न सिर्फ गजा के अवाम में तशवीश पाई जा रही है बल्कि पूरे खित्ते में उनके असरात पड़ने का खदशा है। जहां 15 माह से ज़्यादा अरसे तक इसराइली जारियत का निशाना बनने वाले लाखों फ़लस्तीनियों को गुज़िश्ता हफ्ते जंग बंदी की सूरत में थोड़ा रिलीफ मिला, तो वहीं ट्रंप ने लाखों फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर गजा की पट्टी से निकालने की बात कर दी है, जिससे फ़लस्तीनियों की एथनिक क्लेंजिंग का खदशा पैदा हो गया है। और इस पर गजा के हमसाए और खित्ते में अमरीका के करीब तरीन मुमालिक उर्दन और मिस्र तक ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। हफ्ते को अपने सदारती जहाज़ एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि मिस्र और उर्दन गजा से फ़लस्तीनियों को अपने पास मुंतकिल करें। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये दरख्वास्त उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम से की है और इस पर मिस्र के सदर से भी बात करने का इरादा रखते हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला के साथ हफ्ते को होने वाली एक टेलीफोनिक कॉल का हवाला देते हुए ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि मैंने उनसे कहा था कि मैं उर्दन की हुकूमत की जानिब से मज़ीद फ़लस्तीनी मुहाजिरीन को मुंतकिल करना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त गजा पट्टी को देख रहा हूँ जो कि एक मैस है, एक हकीकी मैस। मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को यहाँ से ले जाएँ। ट्रंप ने मजीद कहा कि मैं चाहता हूं कि मिस्र भी मजीद लोगों को कबूल करे और वो इस सिलसिले में मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से बात भी करेंगे। इस दौरान ट्रंप ने गजा को एक तबाहशुदा इलाका करार देते हुए कहा कि हम तकरीबन 15 लाख लोगों की बात कर रहे हैं और हम इस पूरी चीज़ को साफ कर सकते हैं। गजा मुकम्मल तौर पर एक तबाहशुदा इलाका बन चुका है और वहाँ तकरीबन हर चीज़ मसपार कर दी गई है और लोग मर रहे हैं। इसलिए तब्दीली के तौर पर मैं कुछ अरब ममालिक के साथ मिलकर इन लोगों के लिए एक अलग जगह पर मकाना तामीर करूँगा ताकि वो वहाँ अमन के साथ रह सकें। इस दौरान जब ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या ये गजा के लिए एक आर्जी हल होगा या फिर तवील मुद्दती, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो दोनों में से एक हो सकता है। ट्रंप के इस बयान पर इसराइल में इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो शुरू से ही गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने के हक में है। लेकिन ट्रंप के इस बयान पर उर्दन और मिस्र दोनों ने ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि हमास, जो गजा की पट्टी पर हुकूमत करती आ रही है, उसने इस बात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच, जिन्होंने बारहा गजा में यहूदी सेटलर्स की वापसी का मुतालबा किया है, उन्होंने ट्रंप की इस कॉल को एक बेहतरीन आइडिया करार देते हुए इसका खैर मकदम किया है और कहा है कि वो इस पर अमल दरामद के लिए एक मंसूबा तैयार करने के लिए काम करेंगे। वाज़ेह रहे कि खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी बेज़लेल स्मोट्रिच के हिमायत याफ्ता इस तरह के मंसूबों को कई बार मुस्तरद कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फ़लस्तीनी इस तरह की किसी भी पेशकश या हल को कबूल नहीं करेंगे। हमास के एक और अहदेदार समी अबू जहरी ने ट्रंप पर जोर देते हुए कहा है कि गजा के लोगों ने मौत को बर्दाश्त करते हुए अपना वतन छोड़ने से इनकार कर दिया है और वो किसी दूसरी वजह से भी इसे नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा ट्रंप के इस बयान पर उर्दन और मिस्र का रद्द-ए-अमल भी आया है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा अहमद सफ़ादी ने सहाफ़ियों को बताया कि गजा से फ़लस्तीनियों की किसी भी नकल मकानी के खिलाफ उनका मौक़िफ़ मजबूत और अटल है। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा ने भी इस पर कहा कि वो वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीनियों की अपनी सरज़मीन से किसी भी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं, ख्वाह वो कलील मुद्दती हो या तवील मुद्दती हो। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भी ट्रंप के रिमार्क्स की मजम्मत की है। फ़लस्तीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वफा की तरफ से शाया करदा एक बयान के मुताबिक महमूद अब्बास ने कहा है कि हमारे लोग साबित कदम रहेंगे और अपना वतन नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने इसराइल को अमरीकी साख्ता 2000 पाउंड वजनी खतरनाक बॉम्ब्स की तरसील भी बहाल कर दी है, जो बाइडेन इंतजामिया ने रोक रखी थी। इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक इसराइल की 15 माह की जंग में 47,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि रिहायशियों और समाजी कारकुनों का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। इसराइल की वहशियाना बमबारी ने इलाके का ज़्यादातर बुनियादी ढांचा ही तबाह करके रख दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि तामीर नौ में कई साल लगेंगे, मगर हफ्ते को ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इसराइल को
पाउंड वजनी बॉम्ब्स की तरसील रोकने के सदर बाइडेन के अहकामात को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने इन बॉम्ब्स के बारे में कहा है कि हमने इजाजत दे दी है। इसराइल काफी अरसे से इनका इंतजार कर रहे थे। जब ट्रंप से पूछा गया कि उन्होंने इन बॉम्ब्स की तरसील पर आयद पाबंदी क्यों हटाई, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसराइल ने उन्हें हमसे खरीदा था। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर बाइडेन ने शहरी आबादी पर पड़ने वाले असरात के खदशात के तहत इसराइल को इन बॉम्ब्स की तरसील रोक दी थी। प्रोजेक्ट ऑन डिफेंस ऑल्टरनेटिव्स के मुताबिक 2000 पाउंड वजनी ये बॉम्ब 35 मीटर यानी 115 फीट तक तबाही फैला सकते हैं। अमेरिका ने तारीखी तौर पर इसराइल को काफ़ी इमदाद फराहम की है। अमेरिकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी इमदाद यानी यूएसएड के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1946 से 2023 के दरमियान अमेरिका ने इसराइल को मजमूई तौर पर $297 अरब की बैरूनी इमदाद दी है, जिसमें से $216 अरब फौजी इमदाद और $81 अरब मुआशी इमदाद की मद में थे। इसराइल ने अपने क़याम के बाद से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिकी इमदाद हासिल की है। इन बॉम्ब्स की तरसील बहाल करने और इसराइल की हिमायत करने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. ये खबर भी सामने आई है कि इसराइली वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते तक अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, जहां वो सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।